Hello students, class 9. Today I am telling you the second chapter of the history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. यानी कि किस तरह से यूरोप में सोशलिज्म आया होगा और कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो स्टार्ट हुई थी। हमने लुईस 16 के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से वहाँ पर रिवॉल्यूशंस हुआ, वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का लास्ट में अंत हुआ और किस तरह से वुमेन्स को वोट देने के वहाँ फाइनली राइट्स मिले, स्लेवरी का किस तरह से अंत हुआ वहाँ पे। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से रशिया की रिवॉल्यूशन, जैसे फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुई थी, रशिया में भी इसी तरह से रिवॉल्यूशन हुआ था। एज ऑफ सोशल चेंजेस की अगर हम बात करें, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो पावरफुल आइडियाज थे, जो विचार थे फ्रीडम के लिए और स्वतंत्रता के लिए, सर्कुलेटेड इन यूरोप में सर्कुलेट हुई है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। फ्रांस में क्रांति होने के बाद यूरोप के अन्य देशों में एक स्वतंत्रता और समानता के जो विचार थे वो फैल गए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंजेज इन द वे, तो एक बदलाव चाह रहे थे, यानी एक संभावना जो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने वो खोल दी थी, जिसमें सोसाइटी जो स्ट्रक्चर्ड हुआ था या समाज का जो ढर्रा था, स्ट्रक्चर जो था, उसको एक बदलाव की एक संभावना तलाश कर दी थी। एज यू रेड बिफोर द 18th सेंचुरी, जैसा कि हमने पढ़ा 18th सेंचुरी से पहले तक जो सोसाइटी था फ्रांस में ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेटों में बटा था। हमें याद है फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में बटा था। और फर्स्ट स्टेट में तो क्लर्गी मैन आते थे, सेकंड स्टेट में हमारे नोबिलिटी और किंग आते थे, और थर्ड स्टेट में भी 3 भागों में बटा था, जिसमें एक वर्ग था जिसमें मर्चेंट थे और बिजनेसमैन थे और लॉयर थे और एजुकेटेड लोग थे, और एक स्टेज ऐसी थी जिसमें अनएजुकेटेड लोग थे, पीजेंट्स थे, लेबर्स थे, वर्कर काम करते थे, वो थर्ड स्टेजेस में आते थे। और तो हमने देखा कि जो फ्रांस का सोसाइटी था वो 3 भागों में बेसिकली बटा हुआ था। ऑर्डर, इट वाज एरिस्टोक्रेसी, जो एरिस्टोक्रेसी थे शासनतंत्र, एंड जो चर्च था कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेट जो हम कहें चर्च, जो क्लर्गी मैन थे, उन लोगों का कंट्रोल था थर्ड स्टेट पर, उनको सोशल पावर मिली हुई थी। सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन, एकदम से रिवॉल्यूशन के बाद ऐसा देखा गया पॉसिबल टू चेंज दिस, इसको बदलाव करना था। इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कई हिस्सों में, इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया में, अबाउट इंडिविजुअल राइट्स जो थे, एंड हु कंट्रोल सोशल पावर, जिसने क्या किया, सामाजिक जो शक्ति थी उसको कंट्रोल किया, जो डिस्कस की गई थी। इन इंडिया में हम देखें राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो, एक अंग्रेज अधिकारी थे हेनरी विवियन डेरोजियो, आपको याद होगा। टॉक ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रांस, उन्होंने फ्रांस के महत्व को, फ्रांस रिवॉल्यूशन की, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 को जो रिवॉल्यूशन हुई उसके महत्व पर प्रकाश डाला। एंड मैनी अदर डिबेट, और कई सारे इसमें चर्चाएं की गई। एंड पोस्ट जो रिवॉल्यूशन थे यूरोप की, द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीजल, और इस तरह से इन जो कॉलोनीज में डेवलपमेंट हुआ, इन टर्न रिसेव्ड, उनको एक नया आकार मिला, द सोसाइटल चेंजेज आए वहाँ पर। तो एट एवरीवन इन यूरोप, हर कोई जो यूरोप में था, हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्ण रूप से एक बदलाव चाहता था यूरोप में, यूरोप के समाज में। रिस्पॉन्स वेरीड फ्रॉम दोज, लेकिन जो इसका रिस्पॉन्स था वो हर एक अलग अलग था। फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेज वाज नेसेसरी, कुछ लोग तो ये मानते थे कि कुछ जो बदलाव होने यूरोप में या रशिया में वो जरूरी थे, बट विश्ड फॉर ए ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज हु वांटेड द स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चर सोशल रेडिकली, सोसाइटी को एक रिस्ट्रक्चर चाहते थे बनाना, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे थे वो इसमें। समवेयर कंजर्वेटिव, अब वो 3 भागों में बटे थे वहाँ भी वो, एक तो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव आप जानते जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते हैं, एंड अदर वेर लिबरल और रेडिकल्स,
कुछ लिबरल थे और रेडिकल्स थे, यानी कि उदारवादी भी थे। What does the term really means? आखिर इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस संदर्भ में हम यही पढ़ेंगे कि इन तीनों का अर्थ क्या होता है। What separated the strands of the politics? I will link them together. तो what separate these strands? कौन सी चीज़ें इनको सेपरेट करती है जिसमें पॉलिटिक्स में, और जिससे ये एक साथ लिंक भी होते हैं और सेपरेट भी होते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स नॉट मीन द सेम थिंग। हम ये तो जानते हैं, हमें याद होना चाहिए कि जो ये तीनों टर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं जो सेम थिंग्स हमें मीन जिसका सेम थिंग होता है, लेकिन ऑल कॉन्टेक्ट में ऑल द टाइम एक से नहीं होते हैं। इट मीन्स वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट, अगर हम ब्रीफली देखें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिक ट्रेडिशन को 19th सेंचुरी में, तो हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, किस तरह से उन्होंने बदलाव किया। देन we will focus on one historical events in which there was an attempt। तो जो एक फोकस था वन हिस्टोरिकल जो इवेंट थे, ऐतिहासिक जो घटनाएं थी, इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट, एक प्रयास किया गया कि एक सोसाइटी में एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो होना चाहिए, दो द रिवॉल्यूशन, जिससे कि ये रिवॉल्यूशन हो। रशिया सोशलिज्म बिकम, जो रशिया का समाजवाद था एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा था वो, और पावर थी जो क्या करता था, आइडियाज़ जो लोगों के विचार थे इससे उनको आकार देना, और सोसाइटी में 20th सेंचुरी में ये बहुत ज़रूरी था। अगर हम बात करें लिबरल्स की, रेडिकल्स की और कंजर्वेटिव्स की, आखिर कौन लोग थे लिबरल, कौन थे उदारवादी, कौन रेडिकल्स थे या कौन कंजर्वेटिव्स थे। तो अगर हम लिबरल्स की बात करें, लिबरल्स जो विभिन्न विचारधाराओं वाले थे, उनमें मतभेद थे, उनको लिबरल्स बोलते थे। रेडिकल्स वो थे जो देश में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव चाहते थे, और कंजर्वेटिव वो थे जो कोई बदलाव के पक्ष में ही नहीं थे, रूढ़िवादी थे, एक ही जो सिस्टम था उस पर चलने वाले लोग थे कंजर्वेटिव। रेडिकल्स लोग तो पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस चाहते थे। लिबरल्स केवल उनकी विचारधाराएं अलग अलग थी, अलग अलग दृष्टिकोण था इनका लिबरल्स लोगों का। लिबरल्स वांटेड ए नेशन, अगर हम लिबरल्स की बात करें, ऐसा राष्ट्र चाहते थे विच टॉलरेट ऑल रिलीजन, जिसमें क्या हो, सभी रिलीजन्स हो, एक से व्यवहार करें। वी शुड रिमेंबर दैट एट दैट टाइम यूरोप स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेट, ये ऐसा समय था जब लिबरल्स ऐसी डिमांड कर रहे थे, जबकि उस समय में यूरोप में यूजुअली डिस्क्रिमिनेट होता था वहाँ पर उस टाइम पर इन फेवर ऑफ वन रिलीजन, एक रिलीजन के फेवर के लिए वहाँ पर उस समय मतभेद चलता था कि वो एक ही रिलीजन को फेवर करते थे। ब्रिटेन फेवर द चर्च, जैसे ब्रिटेन चर्च को फेवर करता था, और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च को फेवर करती थी। जबकि ब्रिटेन चर्च को फेवर करता था, चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन कैथोलिक चर्च को फेवर करती थी। जो लिबरल्स थे ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल, जो डायनेस्टिक रूलर थे यानी जो पैतृक शासक थे, उनका जो अनकंट्रोल्ड रूल था, जो अनकंट्रोल पावर थी, उसकी कंट्रोल नहीं था उसमें, पैतृक जो शासक थे उनका, तो उसको वो अपोज करते थे कि क्यों आखिर अनकंट्रोल पावर है एक डायनेस्टिक रूलर की। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल, वो क्या चाहते थे, किसी एक व्यक्तिगत, एक पर्टिकुलर पर्सन की एक रक्षा की जाए, उसे राइट्स दी जाए अगेंस्ट द गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसको सेफ्टी मिले, और अनकंट्रोल जो पावर है डायनेस्टिक रूलर की उसको कंट्रोल किया जाए। द आर्ग्यू फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव, उसने किस पर आर्ग्यू किया, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में चुन के जाते थे, सब्जेक्ट्स टू लॉज इंटरप्रेट बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, तो उसको किसके द्वारा इंटरप्रेट किया जाए, जो वेल ट्रेन्ड जुडिशरी हो उनके द्वारा। दैट वाज इंडिपेंडेंट, जो क्या थी, इंडिपेंडेंट, रूलर और ऑफिशियल्स थे उनके लिए इंडिपेंडेंट थी। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, हालांकि वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्यों,
क्योंकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर यकीन ही नहीं करते थे, सार्वभौमिक मताधिकार के फेवर में नहीं थे। डैट इज़ द राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन, जबकि एक हर सिटीजन का, एक देश में रहने वाले हर सिटीजन का एक पॉलिटिकल राइट होना चाहिए कि वोट देने का अधिकार मिले, लेकिन इसके फेवर में वो शायद नहीं दिखते थे। दे फेल्ट, उन्होंने ये महसूस किया कि दे फेल्ट ऑफ प्रॉपर्टी मैंस ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। थर्ड मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी है। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट टू वोट फॉर वुमेन, वो वुमेन्स के, जैसे कि हमने फ्रांस का पढ़ा था, वुमेन्स के वोट देने के फेवर में भी नहीं थे। इन कॉन्ट्रास्ट हम बात करें जो रेडिकल्स लोग थे, वांटेड ए नेशन, मैंने आपको बताया कि विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे रेडिकल्स में, उनमें मतभेद भी थे, कंट्रोवर्सियाँ भी होती थी, दृष्टिकोण उनका अलग था। एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे रेडिकल्स लोग विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, यहाँ पर देश की पॉपुलेशन की मेजॉरिटी के आधार पर एक देश की गवर्नमेंट चुनी जाए। ये तो काफ़ी अच्छा उनका ओपिनियन था। मैनी सपोर्टेड वुमेन सप्रेगेटी मूवमेंट, लेकिन उनमें बहुत सारे रेडिकल्स ऐसे भी थे जो वुमेन्स के सप्रेगेटी, यानी जहाँ पर वो अपने वोट देने के अधिकारों के लिए लड़ रही थी, उसको सप्रेगेटी बोलते हैं, उस मूवमेंट के लिए जो लड़ रही थी उसके सपोर्ट में भी दिखते थे रेडिकल्स लोग। कुछ रेडिकल्स अनलाइक लिबरल्स, जो लिबरल्स जो थे, जो कि मैंने बताया एक चेंजेस चाहते थे वहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक, लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेज ऑफ ग्रेटर लैंड ओनर्स एंड वेल्थी फैक्ट्री ओनर्स, वो उसके अपोज में थे कि जो प्रिविलेजेज यानी कुछ ज़्यादा अधिकार दिए जाते थे जमींदारों को, और वेल्थी जो थे, धनी फैक्ट्री मालिक जो थे, उनको जो विशेष अधिकार मिले हैं उनके अपोज में थे वो। दे वेर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कोई अगर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले जो थे उसके एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट नहीं थे, बट डिसलाइक, लेकिन डिसलाइक करते थे कि एक अगर किसी एक ही के हाथ में पूरी संपत्ति का अगर केंद्रीकरण हो तो वो सही नहीं था, कि एक ही व्यक्ति के पास संपत्ति हो। हाँ, लेकिन अगर वो संपत्ति कुछ लोगों के पास है तो उसको वो अपोज भी नहीं करते थे, लेकिन डिसलाइक करते थे कि ये प्रॉपर्टी है उसका अगर कंसंट्रेशन किसी के हाथ में हो तो वो भी सही नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। कंजर्वेटिव जो थे वो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों, लिबरल्स क्या चाहते थे मैंने आपको बता दिया कि लिबरल्स की जो विचारधारा थी, और कंजर्वेटिव इसी तरह से अगर हम बात करें रूढ़िवादी लोगों की, उन्होंने क्या किया, अपोज किया रेडिकल्स और लिबरल्स का आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड, हालांकि जो कंजर्वेटिव लोग थे, रूढ़िवादी लोगों थे, उन्होंने क्या किया, उनके मस्तिष्क को खोल दिया टू नीड फॉर चेंज, कि एक बदलाव की ज़रूरत महसूस हुई। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव्स थे हैड बीन जनरली अपोज्ड, उनको क्या किया गया, जनरली उनको अपोज किया गया टू आइडिया ऑफ चेंजेस, जो बदलाव थे उनके विचारों के लिए। बाय द 19th सेंचुरी में दे एक्सेप्टेड, उन्होंने ये महसूस किया दैट सम चेंजेस वेर इनविटेबल बट बिलीव्ड दैट द पास्ट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड, हालांकि वो यकीन चाहते थे कि कुछ चेंजेस हों, एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन बिलीव ये भी यकीन था कि जो पास्ट है हमारा, अतीत है, उसको भी आदर किया जाए। अतीत का भी एक अपना इतिहास रहता है, उसका भी एक अपना महत्व था, तो उसको हम एक क्या दें, रिस्पेक्ट दें, आदर दें। एंड चेंज हैज़ टू बी बॉट अबाउट द स्लो प्रोसेस, और जो बदलाव आ रहे थे एक स्लो प्रोसेस के द्वारा दिखता था वहाँ पर। सच डिफरिंग आइडियाज़ जो थे, अलग अलग आइडियाज़ बदलाव के संदर्भ में क्लैशिंग, वो क्या कर रही थी, इन तीनों समुदाय में क्लैश कर रही थी, चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और जिससे कि वहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉलो हुआ था, वहाँ पर इस तरह के विचारों के चेंजेज होने से, सोसाइटी में चेंज होने से, दे वेरियस अटेम्प्टेबल, उन्होंने कई प्रयास किए, अटेम्प्ट किए रिवॉल्यूशंस के लिए एंड नेशनल ट्रांस, और राष्ट्रव्यापी बदलाव के लिए इन द 19th सेंचुरी में। हेल्प टू डिफाइन बोथ, जिन्हें दोनों में मदद की, एंड लिमिट एंड पोटेंशियल जो था इन पॉलिटिकल टेंडेंसीज का।
तो बहुत जो बदलाव जो आए 19 सेंचुरी में और इसे डिफाइन करने में मदद मिली और लिमिट कर दी, मतलब सीमित कर दी जो पोटेंशियल था। पॉलिटिकल जो टेंडेंसी प्रवृत्तियां थी, राजनीतिक जो प्रवृत्तियां थी उसमें थोड़ा क्या कहते हैं एक लगाम लगा दी और जो पोटेंशियल था वो देखा गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया वहाँ पर पूरा। तो अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी थी, औद्योगिक जो समाज था उसमें जो बदलाव आया, उद्योगों में क्या बदलाव आया, समाज में क्या बदलाव आया, देखेंगे। दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वेर ए साइन ऑफ न्यू टाइम। जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स है वो क्या थे, वेर साइन ऑफ न्यू टाइम, एक नए समय का एक संकेत थे। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक। ये एक ऐसा समय था जब वहाँ पर यूरोप में सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए थे। इट वॉज ए टाइम, और वो एक ऐसा समय था व्हेन न्यू सिटीज केम अप, जब नए शहर डेवलप हुए और नए उद्योग खुले उन इस क्षेत्रों में, और जगह जगह पर रेलवे का एक्सपेंड हुआ और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति तो हम जानते हैं सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। तो धीरे 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 संसार के और देशों में भी उद्योग खुलने लगे, लोगों को काम मिलने लगा, लोगों की इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा तो उन्होंने ज़्यादा परचेज किया और ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करने लगे वो। और इस तरीके से देखा तो संसार भर में धीरे 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 देशों की इकोनॉमी सुधरने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरने लगा वहाँ का। इंडस्ट्रियल जो ब्रॉट मैंस एंड वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस टू फैक्ट्रीज, आवर्स वेर ऑफन लॉन्ग एंड वेजिस वेर पुअर। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थे, हमने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, ब्रॉड मैन, जिससे मनुष्य को और महिलाओं को और बच्चों को क्या कर दिया, टू द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में ला दिया। वी वर्क आवर्स वेर ऑफन लॉन्ग, और जो काम करने के घंटे थे उन दौरान, वो काम करने के घंटे क्या थे, बहुत लंबे थे। और वेजिस, जो उनको वेजिस दिया जाता था वो तो बहुत कम दिया जाता। शायद हमने फ्रांस के बारे में ये पढ़ा था कि जो वुमेन्स थी सफ्रेगेटी के लिए, राइट टू वोट के लिए तो लड़ी रही थी, इक्वल वेजिस भी तो नहीं दिया जाता था। जैसे फ्रांस में महिलाएं सीमस्टर, दर्जिन का काम करती थी, लोगों के घरों में मेड सर्वेंट का काम करती थी, फ्लावर बेचती थी, तो जो उनका वेजिस था वो बहुत ही कम था। अपने अधिकारों के लिए फाइनली वो लड़े और उनको जीत हुई और उनको वो रिस्पेक्ट और वो इक्वलिटी दी गई, राइट टू वोट मिला उन्हें फ्रांस में 1946 में। तो यहाँ भी हम देखते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थे, हालांकि पुरुषों को, महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्री की ओर खींचा इस तरीके से, लेकिन जो काम करने के घंटे थे उन्हें बहुत घंटों काम करना पड़ता था और जो वेजिस था वो बहुत ही कम दिया जाता था। अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें वॉज कॉमन, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही एक कॉमन थी, आम बात थी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लोड, और उस समय जब उद्योगों में से जो गुड्स थी उनकी डिमांड जब कम चलती थी, एक ऐसे समय में ड्यूरिंग टाइम्स में, पर्टिकुलरली कुछ समय में उद्योगों में जो गुड्स सामान थे उसकी जो डिमांड कम थी, उस समय तो बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती थी। हाउसिंग, घर की समस्या, सैनिटेशन, सफाई की समस्या, ये जो टाउन्स में हम देखते थे दो समस्याएं थी, घर और सफाई की समस्या। सिंस टाउन्स वेर ग्रोइंग रैपिडली, जो शहर थे वो तेजी तेजी से क्या हो रहे थे, बदल रहे थे। लिबरल्स जो थे उदारवादी और रेडिकल्स जो थे सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन इन इश्यू, इन मुद्दों पर एक सॉल्यूशन चाहते थे, एक बदलाव, एक कोई सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें ऑल इंडस्ट्री जो थे, जो सभी उद्योग थे, वह द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल्स के अंडर थे वो। और लिबरल्स जो थे और रेडिकल्स themselves were often property owners, वे भी often property owners थे और employers थे। and along with having made their wealth through trade, और उन्होंने क्या किया था, संपत्ति इकट्ठा करी थी व्यापार से और इंडस्ट्रियल वेंचर्स से। दे दैट सच एफर्ट्स शुड बी इनकरेज, ऐसे एफर्ट्स को इनकरेज करते थे जिसमें बहुत सारे जो लिबरल्स थे उन्होंने देमसेल्व्स ने ऑफन प्रॉपर्टी ओनर जो थे और जो एम्प्लॉयर्स थे, दैट इट बेनिफिट वुड बी अचीव्ड, वो चाहते थे कि इसका जो बेनिफिट है वो अचीव किया जा सके। इफ़ द वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी, जो वर्कफोर्स था इकोनॉमी में, जो काम था हेल्थी था और सिटीजन वेर एजुकेटेड, और जो सिटीजन नागरिक थे वो सब पढ़े लिखे थे। अपोज, उन्होंने क्या किया, अपोज किया
जो प्रिविलेजेस थे, जो अधिकार दिए जाते थे, ऑल ऑटोक्रेसी, पुराने राजतंत्र को जो प्रिविलेजेस था, कुछ स्पेशल काइंड के अधिकार मिलते थे, उसका अपोज किया। एंड हेड बाई दे फॉर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल, उन्होंने फॉर्मली क्या यकीन किया इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल जो एफर्ट्स थे उसके लिए। एंड लेबर इंटरप्राइजेज इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और इंश्योर्ड, उन्होंने ये यकीन किया कि यदि फ्रीडम जो थी इंडिविजुअल की इंश्योर की जाए, इफ द पुअर कुड लेबर, अगर पुअर को एज ए लेबर हम वो करते हैं, दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट, और इससे कैपिटल क्या होगी, ऑपरेट होगी विथ रिस्ट्रेन के साथ। एंड दे बिलीव, उन्होंने ये यकीन किया कि जो सोसाइटी क्या हो जाएगी, उसका विकास होगा। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन जो थे, जो समाज में बदलाव चाहते थे, संसार में बदलाव चाहते थे, उन्होंने रैली की अराउंड लिबरल्स के और एंड रेडिकल्स के ग्रुप्स एंड पार्टीज इन अर्ली 19th सेंचुरी में। तो बेसिकली कई सारे पुरुष और महिलाएं और बच्चे जो काम करते थे जहाँ पर उद्योगों में, वहाँ पर उनको बहुत ही कम वर्किंग इन्वायरमेंट सही नहीं था, तो कहीं ना कहीं कुछ जो पूंजी थी केवल इंडिविजुअल जो इंडस्ट्री ओनर थे उनके पास ज़्यादा पूंजी थी, तो उन लोगों ने अपोज किया कि इस तरह की पॉलिसी से, बल्कि उनको जो वर्किंग मैन और वुमेन्स थे, जो उन्होंने रैली करी, उस संसार में बदलाव चाहते थे। आई हैव अंडरस्टूड, थैंक यू।